आज सवाल जो है वो कंसोलिडेटेड एफएस का करेंगे। इसमें जो की पॉइंट्स हैं, अल्फा ने बीटा को खरीदा है और हमने इसकी कंसोलिडेशन करनी है। अच्छा, इसमें 5 एग्जीक्यूटिव दिए हुए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट 1 में है, अल्फा इन्वेस्टमेंट इन बीटा एग्जीक्यूट 2 में है, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग एग्जीक्यूट 3 में है, पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है वो एग्जीक्यूट 4 में है, कन्वर्टेबल लोन एग्जीक्यूट 5 में। अच्छा, इस किस्म के सवाल को शुरू करने से पहले एक बार जो है ना वो हम उसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ, तो इस सवाल में जो रिक्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट में है रिक्वायरमेंट लिखा है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 1 से लेके 5 तक प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट बनानी है, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बनानी है कंसोलिडेट करके अल्फा और बीटा in। ठीक है। अच्छा, एक्सेल पे ये बना के देगा वो, अल्फा और बीटा बना हुआ होगा, इसकी बैलेंस शीट अल्फा की और बीटा की दोनों की दी हुई है। सिंपल मैथमेटिक्स करे ना तो ए प्लस बी है, अल्फा और बीटा को जोड़ देना है। इसमें फिर दो किस्म की एडजस्टमेंट होती हैं, एक होती है एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट, और फिर एक अलग से एडजस्टमेंट अगर कोई है तो वो। ठीक है, इन दोनों को कंसोलिडेट करना है। ठीक है। अच्छा, इस एलिमिनेशन के दौरान क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को तो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बीटा के एसेट है वही हमारी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, वही हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो यह एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका शेयर कैपिटल भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी रिटेन अर्निंग भी एलिमिनेट हो जाएगी, और इसका अदर कंपोनेंट भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये तीन तो एलिमिनेट हो जाएगा। ये नॉर्मल एलिमिनेशन की नॉर्मल बीटा की जो बैलेंस शीट होगी, यानी सब्सिडरी कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी, उसमें से ये तीन तो आप हटा ही दोगे। सही। तो अब अब हम सवाल पे चलते हैं। सवाल में जो है वो सवाल पढ़ते हैं, और जो जो रिक्वायर्ड वर्किंग है वो हम करते हैं। अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनती है तो उसमें एलिमेंट ऑफ गुडविल लाजमी आएगा। ठीक है। तो गुडविल गुडविल के लिए जो है वो फिर हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। इसके इसके अंदर जो जो की पॉइंट है वो ये है कि आप आपका फाइनेंशियल ईयर जो है ना, ये हो रहा है 31 मार्च 2025। और जो जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, जो अल्फा को जब खरीदा गया है, वो यहाँ पर एग्जिबिट 2 में इसकी डिटेल लिखी हुई है। ऑन April 1 20x3 में जो है वो उसको खरीदा है। तो इसमें दो मुख्तलिफ डेट्स आ गई हैं। इसका मतलब है कि ये 20x3 में एक चीज़ खरीदी गई है और आज हम उसकी कंसोलिडेशन कर रहे हैं 2 साल के बाद। ठीक है। तो इसमें दो बातें हैं, इसमें दो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं। डायरेक्ट गुडविल की कैलकुलेशन नहीं होगी, पहले हम स्टेप 1 करेंगे, जिसमें नेट एसेट्स जो बीटा के, हालांकि यहाँ यहाँ पर तो नेट एसेट दिख रहे हैं 2 लाख रुपए के। ठीक है, ये है 31 मार्च पे, तो हमको रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी और उसको आज तक लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी पहली कैलकुलेशन करते हैं, और पहली कैलकुलेशन करते हैं, नेट एसेट वर्किंग 1 करते हैं। तो शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और अदर कंपोनेंट तो इस बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, और ये मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो शेयर कैपिटल तो वही का वही रहेगा। तो ये रिटेन अर्निंग और अदर कंपोनेंट,
तीनों के तीनों इसमें जो 2 सालों के प्रॉफिट्स होंगे वो एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, जो है वो सवाल को। अल्फा इन्वेस्टमेंट इन बीटा, ये तो इसकी बैलेंस शीट दी हुई ए और बी की, ये दोनों को प्लस करना। ठीक है, एग्जिबिट 2, अल्फा इन्वेस्टमेंट इन बीटा। 1 April, Alpha acquired 80 million shares in Beta and gained control of Beta। तो ये हम साथ साथ इसकी वर्किंग कर लेते हैं। एनसीआई की परसेंटेज निकालने के लिए 80 मिलियन शेयर्स हैं, और सॉरी 100 मिलियन शेयर्स पूरे हैं, 100 मिलियन शेयर्स हैं, क्योंकि इसकी शेयर कैपिटल 100,000 सही है। तो 80 मिलियन बेच दिए अल्फा, अल्फा को बेच दिए 80 मिलियन शेयर्स, पीछे रह गए। यानी इसमें शेयर होल्डिंग निकल आई, 20% एनसीआई है और 80% अल्फा है। ठीक है, अगर सिंपल नेट एसेट्स अगर ऐसा ही होता, तो नेट एसेट जो है वो इस वक्त एनसीआई का 40,000 होता, और अल्फा का जो है वो 1,60,000 होता। लेकिन इस पे जो है वो कुछ बातें हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। अल्फा acquired 80 million shares in Beta and gained control of Beta. Alpha made a cash payment of 160 million to the former shareholder। अच्छा, अब ये जो आगे गुडविल की कैलकुलेशन में कैश पेमेंट जो आएगा ना, वो 1 लाख 160 मिलियन जो है वो 160 मिलियन शेयर जो है 160 मिलियन की कैश पेमेंट हुई है। ठीक है, ये गुडविल की कैलकुलेशन भी साथ साथ ही कर रहा हूँ। अच्छा, अल्फा इनकर्ड एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ 10 million and has presented the total cost of 170 million as investment in equity instrument। तो 170 मिलियन का जो इफेक्ट है, 170 मिलियन जो इन्वेस्टमेंट में आ रहा था, उसके अंदर 160 मिलियन तो उसको दे दिए, बीटा के शेयर होल्डर को दे दिए, और 10 मिलियन जो है ना वो एक्विजिशन से रिलेटेड खर्च हो गए। तो उन्होंने अपने पास इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग कर ली 170 मिलियन की। अब अब हमने जो गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, एक्विजिशन कॉस्ट 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन तो 170 मिलियन की इन्वेस्टमेंट एफर्ट। अच्छा, a condition of the purchase agreement was that Alpha would make a further cash payment 66.55 million to the former shareholder, 66.55 million to the former shareholder of Beta। Alpha has not made any entries in its financial statement in respect of deferred payment। यानी इसने ये एग्री किया है कि भाई ये 160 मिलियन तो अभी ले लो, और 31 मार्च 2026 को जो है वो आपको 66 मिलियन और मिलेंगे। ठीक है, 66 मिलियन और देने पड़ेंगे। तो ये एक तरीके का पेबल है। ठीक है ना, तो पेबल पेबल जो है वो पेबल जो है वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पेबल जो है, डेफर्ड पेमेंट इधर आ जाएगा 6655 66.550, ये तो ये हो गया। लेकिन इसको डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंटेड डेफर्ड पेमेंट निकालेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि डिस्काउंटेड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 3 सालों में 75.132 सेंट से जो है ना उसकी 10% पर एनम सुटेबल डिस्काउंट रेट इज यूज फॉर कैलकुलेशन। तो ये 75.132 फॉर ईच डॉलर जो है वो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगी 50 मिलियन की फिगर बन जाएगी, 50 मिलियन की फिगर बन जाएगी। तो शेयर होल्डर को जो पैसे दिए गए, वो टोटल कंसिडरेशन जो है वो 1,60 मिलियन जो है वो कैश पेमेंट, और डिस्काउंटेड डेफर्ड पेमेंट जो है वो टोटल कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐड एनसीआई शेयर
जो है वो, जो कि हमने वर्किंग नंबर 1 से इसको लिंक किया हुआ है, ये यहाँ से निकलेगा, एनसीआई का शेयर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, अब डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो है वो कुछ एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। गुडविल की कैलकुलेशन भी साथ साथ हो रही है वर्किंग 2 में, और वर्किंग 1 में जो है वो नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकाल लें, सही। ऑन अप्रैल 1 बीटा हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 60 million। तो ये 80 million तो नहीं है भाई, ये 60 million है, 60 million है ये, ठीक है। 60 million नहीं, 60 million की इसकी रिटेन अर्निंग है। जीरो लगा ही देते हैं, कहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, जीरो लगा देते हैं ताकि जो है ना गलती होने की कोई चांस ना रहे। ठीक है। अच्छा, ऑन अप्रैल 1 बीटा हैड रिटेन अर्निंग ऑफ 60 million एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी पहले भी 20 million था, अब भी 20 million है, दोनों जगह बराबर, ठीक है ना। तो 20 million है। अच्छा, ऑन अप्रैल 1 2000 द फेयर वैल्यूज ऑफ बीटा's identifiable assets and their carrying amount बीटा with the exception of PPE which had a carrying amount of and a fair value of 190 million। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ एक ही आइटम पे वो कह रहा है, बाकी सब सब तो सही है। बस एक फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट आपने करनी है, क्योंकि पीपी जो है वो कैरिंग अमाउंट 160 million है, और फेयर वैल्यू उसकी 190 million है। तो एक फेयर वैल्यू का एलिमेंट जो आ रहा है ना, वो 30 million का आ रहा है, ठीक है। ये 30 million का फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट आ रहा है। अच्छा, अब इस पे फेयर वैल्यू पे डेफर टैक्स भी निकलता है। तो डेफर टैक्स के लिए सवाल में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो देख लेते हैं। द यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट वॉज 5 year। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो रिकॉर्ड होगी, ठीक है। द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट शुड बी रिगार्डेड डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ डेफर्ड द रेलेवेंट रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस 20%। तो डेफर्ड टैक्स इसके ऊपर निकलेगा 20%, ठीक है। ये भी हो गया, टैक्स माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपका नेट एसेट्स की वैल्यूएशन आ गई, सही है। अच्छा, आपकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो यहाँ ओपनिंग में आई है, तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी निकलेगा ना, दिस डिवाइडेड बाई 5 साल पे, मल्टीप्लाई बाय 2 साल हो गए तो उस टाइम पे, तो 12 million का जो है ना, जो है वो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 0.2 डेफर टैक्स आएगा। एक बार जो है ये सारी वर्किंग जो है हम देख भी लेते हैं। तो ये सारी सवालात जो है वो इसमें हो गए। द डायरेक्टर अल्फा मेजर नॉन कर्निंग एंड इट्स प्रोपोर्ट शेयर ऑफ देयर इज बीन नो गुडविल। प्रोपोर्शनेट शेयर मिला है एनसीआई को अप्रैल 1 पे। देयर हैज बीन नो गुडविल इम्पेयरमेंट सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन। जब ये सारे एसेट, ये नेट एसेट की वैल्यू आ गई, उस डेट पे भी आ गई, इस डेट पे भी आ गई। और यहाँ पर जो शेयर बन गया एनसीआई का, 40 million बन गया, और यहाँ बन गया 30 million। तो ये टोटल इस तरीके से बन गया। अब इसके आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके आंसर में इसने किस तरीके से वर्किंग्स की हैं। ये तीनों वर्किंग यानी डेट ऑफ एक्विजिशन और जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, इन दोनों पे नेट एसेट्स की कैलकुलेशन जो हमने की है वो सही की है नहीं की है वो भी देख लेते हैं। परसेंटेजेस की कैलकुलेशन जो हमने ये की है, ये सही की है नहीं की, ये भी देख लेते हैं। और गुडविल की कैलकुलेशन जो यहाँ निकली है, नेट एसेट्स यहाँ पर आए हैं 204 million के, तो 46 million की गुडविल निकली है। तो ये सही निकली है नहीं निकली, ये आंसर सब मैच कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आंसर में नेट एसेट्स टेबल फॉर बीटा, ओके। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ओके। अच्छा, हमने एक गलती कर दी यहाँ पर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट
जो है वो 12,000 डेप्रिशिएट होने के बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 18,000 की रह जाएगी। हमने मिस्टेक ये कर दी कि यहाँ पर 30 में से माइनस करना था 12,000 और 18,000 रुपये की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए थी इस डेट पे। ठीक है ना, 2 साल का डेप्रिसिएशन तो वो वहाँ रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ में यह मिस्टेक है हो गई कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो पहले 30 थी, और 2 सालों को डेप्रिशिएट होने के बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रह गई 18 मिलियन, और उसका टैक्स इम्पैक्ट जो है वो रह गया 3.6 मिलियन। अब वापस आंसर पे देख लेते हैं, यहाँ पर भी दो, यहाँ 214,440,220,400 तो हमारी ये एसेट्स के नंबर भी मैच होगा। ठीक है, सेकंड कैलकुलेशन देख लेते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन। गुडविल की कैलकुलेशन में इन्होंने कॉस्ट ऑफ शेयर्स 160 ली, डेफर्ड पेमेंट 50 ली, हमने भी यही दो लिए। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन्होंने 2,04,000 का 20% बनाया, 46,800। हमने भी जो हमने जो बनाया है 40,800, हमने भी यही बनाया है 40,800। ठीक है, और नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 2,04,000 माइनस किए, हमने भी 2,04,000 यहाँ पर माइनस किए नेट एसेट्स, और गुडविल निकाल ली 46,800। तो गुडविल वगैरह सब सही हो गई, बस एक मिस्टेक थी यहाँ पर, जो ये वाली मिस्टेक थी। बाकी सारी वैल्यूएशन जो है वो हमारी सही हो गई। ठीक है, अच्छा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन बीटा चाहिए 2,000। ओके, ये जो कैलकुलेशन ये कर रहे हैं ना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिटेन अर्निंग, ये भी हम देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, सवाल आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, पहला एग्जिबिट जो था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसोलिडेशन का था, वो हमने जो है वो ये यहाँ पर इसको कंसोलिडेशन में, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट ये वाला कॉलम है, सही, ये वाला कॉलम है आफ्टर एडजस्टमेंट और एलिमिनेशन सब कुछ। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू हमारे पास एडजस्टमेंट के थ्रू आ चुकी है, तो हम गुडविल को यहाँ से लिंक कर देते हैं। गुडविल को यहाँ से लिंक कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 1,000 कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें थाउजेंड में हो रही है। गुडविल की पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, पीपी पीपीई में जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो है वो पीपीई से रिलेटेड जो है वो हमारे पास पावर प्लान करके एक एक एडजस्टमेंट आ रही है, वो भी हम देखते हैं। इससे पहले हम इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग एग्जीबिट 3 पढ़ लेते हैं। एग्जीबिट 3 पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंस April 1 अल्फा हैज बीन सप्लाइंग। अच्छा, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में है कि यार अल्फा बीटा को बेच रहा है, खरीद रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सेल परचेज अगर कर रहे हैं तो ये इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग होती है, और कंसोलिडेशन के रूल के मुताबिक वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन जो है वो दो किस्म की होती है, एक बैलेंस शीट से एलिमिनेशन होती है और एक होती है प्रॉफिट से। तो इस किस्म की जो ट्रेडिंग वाली सेल और परचेज वाली है, ये वाली एलिमिनेशन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट होगी। और प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट होने का मतलब ये है कि इसके अंदर छुपा हुआ जो प्रॉफिट है, यानी सेल और परचेज के बीच में जो भी प्रॉफिट है, वो वो जो है क्या कहते हैं अपना, अ, ये प्रॉफिट अलग करना है। तो इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग जो अमाउंट लिखी हुई है यहाँ पर, अल्फा है सप्लाई बीटा, अल्फा अप्लाई द 20% markup to its production cost when establishing an invoice price to sale of beta on 31 March, the inventories of beta included in respect of these purchases. There were no intra-group balances. Intra-group में कोई balances नहीं है, रिसीवेबल नहीं है, कोई पेबल नहीं है, सिर्फ एक सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन हुई है।
तो इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में सेल परचेज हुई है 24 मिलियन की। 24 मिलियन काम का नहीं है, 24 मिलियन के अंदर जो जो छुपा हुआ प्रॉफिट है ना, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो प्रॉफिट टू बी eliminated फ्रॉम सेल। सही, 4 मिलियन का प्रॉफिट एलिमिनेट होगा, यानी जब हम कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, इसमें नहीं, परचेज जीरो है, रिसीवेबल जीरो है, पेएबल भी जीरो है। बस एक ये एडजस्टमेंट है, एलिमिनेशन करनी है हमने इसकी, प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड। तो ये जो प्रॉफिट की एलिमिनेशन है ये हम करेंगे रिटेन अर्निंग की वर्किंग के वक्त करेंगे, रिटेन अर्निंग। क्योंकि अभी वन बाय वन हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। हमने ये कर लिया, गुडविल कर लिया, पीपी की तरफ हम जा रहे थे, बीच में एक ट्रांजैक्शन आ गई तो हम रुक गए। अब पीपी की तरफ जाते हैं, ठीक है, पीपी की तरफ जाते हैं। ओके, तो पीपी में एग्जिबिट 4 में क्या लिखा हुआ है? ऑन ऑन अगस्त अगस्त 1 20x4 अल्फा बिगन टू कंस्ट्रक्ट अ पावर प्लांट। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाज 60 मिलियन। 60 मिलियन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। मैं फुल फिगर में ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि जीरोस में और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए फुल फिगर लिख रहा हूँ। फिर बाद में जो प्रेजेंटेशन के टाइम पे जो है वो हम इसको टू डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अब सवाल क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 60 मिलियन की है और वो 30 नवंबर को। अच्छा, कोई ये जो डेट्स लिखी हुई है ना, वो उसको हम नोट कर लेते हैं। जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है अगस्त 1 को। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, बिगिन कंस्ट्रक्शन अगस्त 1 को। ये पहली डोट हमने नोट कर ली, सही है। फिर आ रहा है ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर, ये हमने दूसरी डेट नोट कर ली, ठीक है। फिर आ रहा है द प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम दैट डेट। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उस दिन से प्लांट को हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता चल गई हमें कि 30 नवंबर से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। फॉलोइंग फॉर्मल ओपनिंग सेरेमनी प्लांट वॉज ब्रॉट इन टू यूज। अच्छा, अब ये सेरेमनी वेरेमनी कर ली इन्होंने, एक तीसरी डेट भी डाल दी, इनॉग्रेशन सेरेमनी कर दी, इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो ये सेरेमनी इन्होंने कर तो दी, लेकिन डेप्रिसिएशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, द प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज, ओपनिंग सेरेमनी द प्लांट वॉज ब्रॉट इन टू यूज फॉर 1 जनवरी। नहीं, अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है ना, IS 16 बोलता है कि भाई आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू कर देनी है। इनॉग्रेशन हुई नहीं हुई उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। Alpha estimated the useful life of the plant was 10 years. Alpha estimated that useful life of the plant was 10 years. 10 साल में डेप्रिसिएशन करनी है हमने। On 1 July अल्फा बोरोड 60 मिलियन। अच्छा, अब इधर है ना IS 23 का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो रहा है कि यार ये जो 60 मिलियन लिए थे वो जो बोरो किए थे तो उसके ऊपर फाइनेंसिंग लगेगी। IS 23 में फाइनेंस कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का रूल बताया गया है। जब कभी भी बोरोइंग करेंगे तो ये लोन बोरोइंग डेट भी मैंने लिख दी, 1 जुलाई। 1 जुलाई लोन बोरोइंग डेट भी लिख दी, ठीक है। अच्छा, अब ये लोन, जो लोन तो ले लिया उसने लेकिन अभी वो यूज नहीं किया, पैसा लेके बैंक में रखा हुआ है, ठीक है। जब जब ये पैसा यूज होगा, यानी 1 अगस्त को, तो वहां से जो है वो इसकी जो IS 23 की जो है ना कैलकुलेशन शुरू होगी, ठीक है। IS 23 की कैलकुलेशन 1 अगस्त से शुरू होगी। अल्फा एस्टिमेटेड दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लान ऑन 1 जुलाई अल्फा बोरोड 60 मिलियन। द इंटरेस्ट पेबल ऑन दिस 8% का इंटरेस्ट है, पेबल इन एरियस 3 दिन क्वार्टरली बेस पे। मार्च, द प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट इंक्लूडेड 62.01 मिलियन, उन्होंने ये वाला जो पावर प्लांट है उसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो
इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 60 मिलियन लिया है, फाइनेंस कॉस्ट ऑफ लोन। लेकिन अब जो है ये इन्होंने 9 महीने की फाइनेंस कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया है, जबकि IS-23 कहता है कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उस दिन तक का जो भी फाइनेंस कॉस्ट लगेगा, यानी 4 महीने का, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, 4 महीने का जो फाइनेंस कॉस्ट होगा वो कैपिटलाइज होगा, जबकि इन लोगों ने 9 महीने का फाइनेंस कॉस्ट कैपिटलाइज कर दिया है। तो हम जो इसके ऊपर 8% लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, ठीक है। तो ये हम तो रिवाइज वैल्यू जो जो इन्होंने कैलकुलेट की थी 60,000 प्लस 3600, तो ये गलत हो गई थी। हमने इसको सही कर दिया, टोटल कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 जनवरी। 1 जनवरी से इन्होंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है, 63,600 को लेके चले हैं ये लोग, यानी दिस डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स के ऊपर। लेकिन मल्टीप्लाई बाय करना है। अब ये लोगों ने 1 जनवरी से डेप्रिसिएशन शुरू करी है, जबकि 1 जनवरी से डेप्रिसिएशन शुरू नहीं होनी चाहिए, जबकि 30 नवंबर, यानी 4 महीने होनी चाहिए, 4 डिवाइड बाई 12 होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन की जो सही वैल्यू है वो होनी चाहिए 2053, ठीक है। तो करेक्ट बुक वैल्यू जो है वो आएगी 59 मिलियन। जो रॉन्ग बुक वैल्यू ये लोग लेके चले हैं 62010000, तो यहाँ से इसको 620 और ये इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस ये आ गया। अच्छा, अब हमने डिफरेंस सही निकाला है नहीं निकाला, एक बार जो है ना वर्किंग चेक कर लेते हैं कि वर्किंग हमने सही की है कि नहीं की है। ये नेट एसेट तो हम पहले देख चुके हैं, गुडविल देख चुके हैं, NCI अभी इसकी तो अभी बाद में बताता है इसको क्या है NCI। अच्छा, रिटेन अर्निंग भी बाद में देखते हैं। एडजस्टमेंट टू कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE 60,1600, ये भी हमने भी लिया, यही लिया। डेप्रिसिएशन जो है ना I-16 के हिसाब से कैलकुलेट होगा 2053, वही 2460 इसने भी कैलकुलेट किया है, 2463 कैलकुलेशन हमने भी यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिया, सही। तो PPE की करेक्टेड वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई 59 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जो कि रॉन्ग हो गया है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आप जाओगे, यहाँ से लिंक लगा दोगे, ठीक है। इतनी वैल्यू कम करनी है ना हमने, इतनी वैल्यू हमने कम करनी है, डिवाइडेड बाई 1000, सही। तो रिवाइज वैल्यू इन इसके अंदर जो है ना ये वाला 62 मिलियन शामिल था, ठीक है। हमने जितनी वैल्यू गिरानी है ना वो इतनी है, ये वाली एडजस्टमेंट की जो डिफरेंस की वैल्यू ना, रॉन्ग वैल्यू और करेक्ट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, इतनी वैल्यू से हमें इसको कम करना है, ठीक है ना। तो हमने इसको कम कर दिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त अब ये 2 नंबर हमारे हो गए। तीसरा इन्वेस्टमेंट, मैंने यही कहा था कि इन्वेस्टमेंट 170 मिलियन की जो है वो पूरी की पूरी एलिमिनेट हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्रीज में दोनों चीज़ों का आइटम प्लस कर दिया, फिर रिसीवेबल में सिंपल दोनों को प्लस कर दिया और इन दोनों में भी इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये 24 मिलियन की एलिमिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में इसमें बोला है कि यार इसमें 24,000 की वो इन्वेंट्री परचेज की है जो कि जो कि इंट्रा ग्रुप इन्वेंट्री है। तो ये 24,000 हटना चाहिए था यहाँ पर। अभी जो इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में 24 मिलियन की जो जो हम देख रहे थे, तो ये यहाँ से एलिमिनेट होनी चाहिए। अच्छा, ये ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। तो एसिड साइड हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। एसिड साइड हमारी कंप्लीट हो गई, आंसर से एसिड साइड को मैच भी कर लेते हैं। आंसर से एसिड साइड को मैच भी कर लेते हैं। नॉन करंट एसिड 580 537। ओहो, ये तो नहीं आ रही, 562 आ रही है, 562 आ रही है। अच्छा, वो 30 मिलियन की मेरा ख्याल है, 18 मिलियन की, जो 30 मिलियन की एडजस्टमेंट है ना,
वो हमने नहीं ली शायद। हाँ, 18 मिलियन की जो एडजस्टमेंट है डिप्रिशिएट होने के बाद, जन 18 मिलियन की रह जाती है। 18 मिलियन की एडजस्टमेंट, तभी आंसर मैच कर रहा है। 580 537। ओके, ये 18 मिलियन की जो है ना एडजस्टमेंट जो है वो ये वाली है जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी ऊपर। ये ये वाली जो वैल्यू निकाली थी ना कि 30 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद 18 मिलियन बनती है। तो पीपीई में इसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को लेना पड़ेगा, 18 मिलियन को लेना पड़ेगा। तो हमारा जो है वो आंसर में 580 फिर मैच कर गया। आंसर से हम मैच कर रहे हैं इन्वेंट्रीज में -4000। अच्छा, सिर्फ प्रॉफिट माइनस किया है, मैंने पूरी की पूरी इन्वेंट्री माइनस कर दी। मैंने पूरी की पूरी इन्वेंट्री माइनस कर दी, सिर्फ प्रॉफिट माइनस करना था। सिर्फ प्रॉफिट माइनस करना था, यानी ये जो 4000 हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग वाला, वर्किंग वर्किंग हमने जो बनाई थी इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग वाली, ये वाली, ये प्रॉफिट खाली बस खाली निकालना था। और हमने पूरा का पूरा जो है ना वो अच्छा, 000, और इसमें ये बड़ा ख्याल रखना है कि यार ये ना जिससे एक साइड पे लेके चलना है तो उस साइड पे लेके चलना, ठीक है। प्रेजेंटेशन ये बड़ा मैटर करेगी। ये है यूएसडी इन 000, ठीक है। तो यूएसडी इन 000 में सारी बातें हो रही है। ये एसेट साइड में इन्वेंट्री भी मैच हो गई, 150 ये भी मैच हो गई, 55 ये भी मैच हो गई। तो इन्वेंट्री साइड हमारी मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं शेयर कैपिटल। देखो ये तो एलिमिनेट हो गया, तो शेयर कैपिटल एज इट इज रहेगा। रिटेन अर्निंग जो है वो ये एलिमिनेट हो गई, तो अब इसकी रिटेन अर्निंग में कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और दो चार चीजें हैं वो एडजस्ट होंगी। तो वो हम इसको वर्किंग एक बना लेते हैं, वर्किंग बना लेते हैं रिटेन अर्निंग की। अल्फा की रिटेन अर्निंग से चलेंगे, अल्फा की रिटेन अर्निंग से चलेंगे, 2 लाख की अल्फा की जो है वो रिटेन अर्निंग है। पीपी के एडजस्टमेंट, जो जो ये हमने अभी एडजस्टमेंट निकाली थी 2463 वाली, ठीक है। पीपी की एडजस्टमेंट, कन्वर्टेबल लोन की एडजस्टमेंट। अच्छा, अब ये जो है ना कन्वर्टेबल लोन की एडजस्टमेंट, कन्वर्टेबल लोन वर्किंग 5, अब ये करनी पड़ेगी। ये हमने एग्जिबिट 4 मुकम्मल कर लिया, ये हमने एग्जिबिट 3 मुकम्मल कर लिया था। एग्जिबिट 5 भी पढ़ लेते हैं। कन्वर्टेबल लोन, ऑन अप्रैल 1 अल्फा बोरोड 80 मिलियन, 80 मिलियन की जो है वो 80 मिलियन की बोरोइंग है, 80 मिलियन की बोरोइंग है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोरोड अमाउंट, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू, अब है ना इसने ना प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो 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 दिए। प्रेजेंट वैल्यू 5% पे भी इसने निकालने का तरीका बताया हुआ है और 7% पे निकालने का भी तरीका बताया हुआ है। तो अब हम 5% लेंगे या 7% लेंगे, इसके लिए जो है ना इसमें डिटेल अब पढ़ते हैं। ऑन अप्रैल 1 अल्फा बोरोड 80 मिलियन, द इंटरेस्ट पेएबल ऑन दिस बोरिंग इज 5% पर एनम। यहाँ पढ़ो, इतना सा पढ़ के ऐसा लग रहा है कि 5% ले लो, लेकिन आगे भी बातें लिखी हुई वो भी पढ़ लेते हैं। Payable in arrears on 31st March each year, ठीक है। Alpha recorded the first interest payment of 4 million on 31 March as a finance cost and included 80 million in respect of the borrowing, ठीक है। 4 मिलियन का इंटरेस्ट है, फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। ओके, तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल सम ऑफ, आगे बोल रहा है द प्रिंसिपल सम ऑफ 80 मिलियन टुगेदर व्हेन एनी गिवन इज पेबल ऑन 31 मार्च को देना है, वापस करना है। टाइम पीरियड बता दिए, 4-5 साल लगेंगे इसको जो है वो। उसने 5 साल के हिसाब से ना प्रेजेंट वैल्यूज की फॉर्मूला खुद ही निकाल के दी थी, 78.4 सेंट फॉर ईच $1 और 71 सेंट
फॉर ईच $1 7% यूज करेंगे। तो यानी प्रेजेंट वैल्यू से इसने खुद निकालने के लिए जो है ना तरीका निकाल दिया, बता दिया। फैक्टर होता है ये, फैक्टर कहलाता है। अच्छा, लेंडर है ना ऑप्शन 2। अभी जो ऑप्शन दे दिया ना इसने, उसमें लिखा हुआ है अल्टरनेट रिसीविंग पेमेंट टू द प्रिंसिपल अमाउंट इफ दिस ऑप्शन वर नॉट अवेलेबल। अगर ये ऑप्शन दिया है हमारे इस केस में, अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना, लेंडर्स जो है ना वो हमें इंटरेस्ट रेट 7% पे देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मार्केट रेट है 7% वाला, वो 7% वाला मार्केट रेट यूज करना है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो हम जो है वो 80 मिलियन को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है अगर, तो 71 सेंट, 71 सेंट और 71 सेंट, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो 400 था, 4 मिलियन थी। और इस प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर को लेने के लिए जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 4.1 से। 5 सालों का इंटरेस्ट इतना बनेगा, ठीक है। 5 सालों का इंटरेस्ट इतना बनेगा। तो जो लोन की जो कैरिंग अमाउंट है वो आ जाएगी 73,440, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट 420x5 जो होगी वो मल्टीप्लाई बाय 0.07 होगी। कितनी बनती है इसकी फाइनेंस कॉस्ट 7% के हिसाब से, जबकि 4 मिलियन जो है वो पे कर दिया है, 4 मिलियन पे कर दिया है। तो जो इसकी रिवाइज वैल्यू आएगी दिस प्लस दिस, 74 मिलियन की रिवाइज कैरिंग वैल्यू आ रही है। कैरिंग अमाउंट रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट सवाल में जो दी हुई थी कन्वर्टेबल लोन के हवाले से, वो कितनी आ रही है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक मिनट तो आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है। कन्वर्टेबल लोन 80 मिलियन, ओके। 80 मिलियन का लोन है, सॉरी। 80 मिलियन का जो है ना ये लोन है। 80 मिलियन का लोन है। तो ये डिफरेंस जो है ना निकल के आ गया कि इसकी कैरिंग वैल्यू होनी इतनी चाहिए, और 80 मिलियन आ रही है। तो 5419 से लाइबिलिटी को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन में ये वाली वैल्यू भी ली जाएगी, ये वाली वैल्यू भी ली जाएगी। कैरिंग अमाउंट कन्वर्टेबल लोन की एडजस्टमेंट, जो प्रेजेंट वैल्यू का फर्क आ रहा है इंटरेस्ट रेट की वजह से, वो हमने एडजस्ट करनी है रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वर्किंग हुई, उसने इसीलिए एग्जिबिट 5 दिया था, ठीक है। आंसर में देख भी लेते हैं कि रिटेन अर्निंग जो है वो इसने ड्राफ्ट लेके चला 160, एडजस्टमेंट कैरिंग वैल्यू ले लिया। नहीं, ये कुछ और ही कर रहा है, एडजस्टमेंट टू फाइनेंस कॉस्ट ऑफ। अच्छा, सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट का जो 5,000 और 4,000 वाला एलिमेंट है वो यहाँ आएगा, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा। इन दो चीज़ों का जो एलिमेंट है, इन दो चीज़ों का जो एलिमेंट है, ये जो फाइनेंस कॉस्ट 5140 और इसका इफेक्ट है, वो खाली आएगा, सिर्फ वो आएगा, ठीक है। ये आ गया आंसर में 1141। एक्विजिशन कॉस्ट जो 10 मिलियन एक्स्ट्रा दिए थे, फाइनेंस कॉस्ट ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अच्छा, ये वो डेफर्ड पेमेंट है ऊपर, जो डेफर्ड पेमेंट, ये जो डेफर्ड पेमेंट की कैलकुलेशन हमने ऊपर यहाँ की थी गुडविल के टाइम पे। इसके ऊपर जो है वो
0.08 था। नहीं, कितना था यार ये? डेफर्ड पेमेंट का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? डेफर्ड पेमेंट किस रेट पे हुई हुई है? 10%? नहीं, सुटेबल डिस्काउंट रेट यूसेज 10%। 10% की कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर डेफर्ड पेमेंट की इंटरेस्ट वैल्यू को निकालने के लिए। ये 10% का निकलेगा, ठीक है। ये तो 1 साल का हो गया। फिर प्लस इसके जब जब ये 1.1 हो जाएगा यानी 55 हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी जो है वो पॉइंट लगेगा, तो हो जाएगा 10,500। ठीक है। ये फाइनेंस कॉस्ट आ गई 2 सालों की। पहले साल की 5,000 और दूसरे साल की 5,500। ठीक है। ये आ गई। आंसर में देख भी लेते हैं। ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट उसने रिड्यूस कर दी 10,500, ये डेफर्ड कॉस्ट रिड्यूस कर दी। 80% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ बीटा। ओके, ठीक है। ये भी आप जो है वो माइनस कर देंगे। दोनों जो दोनों प्रॉफिट्स 2 सालों की जो प्रेजेंट वैल्यू का एलिमेंट है, शेयर ऑफ अल्फा पोस्ट एक्विजिशन। अच्छा, अब इस 2 सालों में जो इंक्रीज हुआ है इन नेट एसेट, ये कितना हुआ है? ये इसमें 10,400 का 80% का मालिक तो इस वक्त जो है ना वो अल्फा खुद है ना। तो वो आप यहाँ से इस 10,400 का 80% जो है वो आप यहाँ से, ये तो हमारा है ना, ये वाला प्रॉफिट तो हमारा है, मतलब यानी अल्फा के अंदर आएगा। ठीक है। और जो रिमेनिंग 20% होगा वो एनसीआई की कैलकुलेशन करते वक्त उसमें डालेंगे। ठीक है। इंट्रा ग्रुप के अंदर जो 4,000 का प्रॉफिट आया था, 4,000 का प्रॉफिट आया था इंट्रा ग्रुप की कैलकुलेशन के टाइम पे, ये रहा। ठीक है। रिवाइज रिवाइज रिटेन अर्निंग 188 आएगा। अभी इस वक्त 2,000 आ रही है। दिस माइनस दिस कर देते हैं ताकि ये डिवाइडेड बाय 1000। 11,000 एडजस्ट होगा तो रिवाइज रिटेन अर्निंग की वैल्यू जो है ना 188,216 आ जाएगी, जो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है। 188,215। एक बार तो आंसर से मैच भी कर लेते हैं। ओहो, यहाँ पर फॉर्मूला में कोई मसला हुआ है। रिटेन अर्निंग 140 आ रही है। एक मिनट। 160। ओ, 160 एज पर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्वेश्चन में अरे रिटेन अर्निंग 160 है, मैंने शेयर कैपिटल से लिंक कर दिया, मिस्टेक हो गई। ओके, समझ आ गई ना गलती। ये यहाँ से गलत जगह पे लिंक हो गया ना, ये रिटेन अर्निंग से लिंक करना था। ये रहा रिटेन अर्निंग, मैं शेयर कैपिटल से लिंक कर दिया गलती से। 160 है शेयर कैपिटल। 160 मिलियन, 148 मिलियन, 4,000 इंटर प्रॉफिट एलिमिनेट होगा। 140। तो आंसर में 140 216 आ रहा है, सही। अब सही हो गया। 140 216 पे लाना है तो ये अपनी
ये दोनों तो गायब हो जाएगा, और ये 2 लाख की वैल्यू को जो है हमें 41 पे लाने के लिए ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर ऐसे करनी पड़ेगी रिटेन अर्निंग को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक हो गया। बैलेंस शीट में अब क्या रह जाता है, रिटेन अर्निंग। और ये मैंने गलत जगह लिंक लगा दिया, ये जो लिंक है वो यहाँ है। ठीक है। गलत जगह से लिंक लग गया, हो गया। ये यहाँ से लिंक लगी। 140 216 शेयर कैपिटल की जगह 2 लाख रुपए ही रहेगा कंसोलिडेशन के टाइम पे। रिटेन अर्निंग के अंदर जो है वो 19,000 की एडजस्टमेंट लगेगी, 1,80,000 का ये वाला तो प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाएगा। इसका वाला बीटा वाले का ठीक है, बीटा वाले का जो है वो बीटा वाले का ये बीटा वाले का शेयर कैपिटल भी एलिमिनेट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग भी एलिमिनेट हो जाएगी, और अदर कंपोनेंट भी एलिमिनेट हो जाएगा। अदर कंपोनेंट जो 70,000 वाला एलिमेंट है वो 70 का 70 ही रहेगा। अब बचा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब ये देख लेते हैं कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो आंसर में भी चेक कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 8 बनाई गई है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में भी जो है वो। अच्छा, ओके, लोन लोन वाला जो है ना, लोन वाले एलिमेंट को जो 6,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा था वो यहाँ एडजस्ट हुआ हुआ है। तो लोन वाला एलिमेंट को भी इसने जो है ना, ये यहाँ पर जो ये हमने 6,000 की वैल्यू निकाली थी कन्वर्टेबल लोन वाली। ओके। 80,000 -73,440। 80,000 6 क्या कह रही है इसकी। अच्छा, कैरिंग अमाउंट जो है वो 73,440 लेके चल रहा है वो। डिफरेंस है ना, ये यहाँ से नहीं निकालना। 73,400 माइनस यहाँ से निकालना। ठीक है, ये आ गया आपका। ये जो डिफरेंस है कन्वर्टेबल लोन की वर्किंग से जो डिफरेंस निकाला गया था, ये डिफरेंस जो है वो इन्होंने यहाँ पर अदर कंपोनेंट्स में एडजस्ट कर दिया। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की अब वर्किंग, आखिरी वर्किंग है, ये देख लेते हैं। नॉन 66 55 50। इंटरेस्ट यहाँ से भी कैलकुलेट हो सकता था, 0.1 55 हो जाता। और इसके बाद ये फिर 0.1 55 10,500, ये यहाँ से भी जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पेबल टू शेयर होल्डर जो है ना, ये यहाँ से भी निकल सकते हैं। ठीक है ना। रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, एनसीआई की जो वर्किंग है। और बल्कि एनसीआई की वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एनसीआई की वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रहा 42,880। ये जो भी नेट एसेट्स हैं उसका जो 20% है वो एनसीआई का है, दैट इज 42,880। ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा इधर बैलेंस शीट पे यहाँ पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो इक्विटी साइड में डलता है। इक्विटी साइड में बैलेंस शीट बनाते वक्त इक्विटी साइड में शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एक यही चीज एक्स्ट्रा होती है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो होता है ना वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है कि
दूसरी पार्टी का कितना जो है ना वो शेयर है। ठीक है, तो ये एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो 42,880 आएगा। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे वर्किंग वन में। सही। अच्छा जी, अब एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट मुकम्मल हो गई या नहीं हो गई। शेयर कैपिटल 200, रिटेन अर्निंग, ठीक है, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 42,880, ये सब मैच हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग, ओके। अच्छा, इधर जो है ना कन्वर्टेबल लोन में जो है ना थोड़े ज़्यादा मसले आ रहे हैं। एक है डिफरेंस इन पी एन एल, ठीक है, एक है डिफरेंस इन पी एन एल, एक है डिफरेंस इन बैलेंस शीट। ठीक है, ये दो किस्म के डिफरेंसेस हैं। एक है डिफरेंस निकाला है हमने 80 मिलियन, और कैरिंग अमाउंट उसका, ठीक है, जो पी एन एल में जाएगा। सही है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं। और एक बैलेंस शीट की रिवाइज कैरिंग वैल्यू और इसका फर्क है 5419। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में एक ये एडजस्टमेंट लगेगी 5,419 वाली। ये डिवाइडेड बाई 1000 का चक्कर रहना, ये करवा देगा बैलेंस शीट में। चाहिए माइनस कर रहा है, प्लस करने के बजाय माइनस कर रहा है। माइनस क्यों कर रहा है? माइनस इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे ना वैल्यू गिराई हुई है। अगर आपने देखोगे तो आपने जब वर्किंग की है तो कैरिंग अमाउंट रिपोर्टेड 80 मिलियन है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कम करना है हमने, 80 को 74 पे लेके जाना है, इसलिए हमने इसको यहाँ माइनस किया हुआ है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अच्छा ये जो हमने डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन की थी एनसीआई के टाइम पे, एनसीआई की कैलकुलेशन के टाइम पे ये यहाँ कहीं पर की थी, ये रही 3600, ये इफेक्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। 3300 600 आंसर में देखते जाते हैं। 33,600, ठीक है, डेफर्ड टैक्स हो गया। 145 ट्रेड इन अदर पेबल, 145 ट्रेड इन अदर पेबल हो गया। अच्छा, हमने पेबल टू बीटा भी तो कैलकुलेट किया था। पेबल टू बीटा कैलकुलेट किया था ईयर टू पे। ये रहा पेबल टू बीटा जो है 8,500। ठीक है, तो ये 145 आ रहा है आंसर में, 145 आ रहा है, ये 70 आ रहा है, ये 70 आ रहा है, और ये आ रहा है 60,500। ये हमारी बैलेंस शीट मुकम्मल हो गई। और इसी के साथ ये सेशन मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज।